हेलो, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का ये वैक्सीन वाला पाठ है, ये पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 21 पर स्थित है। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके लिए मेरा पहले वाले वीडियो देखें और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो आइए पढ़ते हैं वैक्सीन, जिसका अर्थ है टीका। जो छोटे बच्चों को लगता है, आपने सुना होगा, जब छोटे थे आपको भी लगा होगा। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? अब ये पहेली है, ये सोचती है शिशु को, ये बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी तंत्र पहले से मौजूद रहता है, जैसे देश में सैनिक मौजूद रहते हैं। जब बाहर से कोई आक्रमण होता है या कोई भी परेशानी या कोई भी दुश्मन आता है तो सैनिक हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्रतिरक्षी तंत्र होता है पहले से ही। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए ये टीका लगाया जाता है। अब इसके डिटेल हम पढ़ेंगे। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव, देखिए ये नोट करने वाली बात है, शरीर को याद रहता है कि जो सूक्ष्म जीव पहले हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है उससे किस प्रकार लड़ा जाए। पहले से प्रवेश कर चुका है वो, उसको याद रहता है कि हाँ ये सूक्ष्म जीव तो पहले भी आया था, तो उसको ये भी ध्यान रहता है कि हम उससे किस प्रकार लड़े थे। आता है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जैसे कि अभी देखो इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो जब तक हमारे घर में आस पड़ोस में कभी चोरी नहीं होती तो हम ऐसे फ्री ही सोते हैं, हमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती। कोई चीज़ बाहर पड़ी है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, पड़ी रहेगी। लेकिन अगर किसी दिन पड़ोस में भी चोरी हो जाती है तो उसके आसपास के सभी घर अलर्ट हो जाते हैं और वो अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम करके ही सोते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो बच्चों का शरीर है इसमें प्रतिरक्षी जो तंत्र है इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता शुरू में, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो उसके शरीर में क्या किया जाता है, मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में डाला जाता है। मरे हुए और निष्क्रिय, जो क्रिया नहीं करते सूक्ष्म जीव, उनको स्वस्थ व्यक्ति शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसी के अनुसार लड़ने में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। तो जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और उससे रोगों को नष्ट कर देती हैं। तो ये देखिए, ये शरीर को स्मरण रहता है कि उस सूक्ष्म जीव उसमें पुनः प्रवेश करता है, तो शरीर को याद रहता है और उससे किस प्रकार लड़ता है। तो एक बार हमने ये जो है ये मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव अगर उसमें बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिए तो शरीर को याद रहेगा कि उससे किस प्रकार लड़ा गया था। तो जो अगली बार अगर उसको कोई बुखार हो गई या वो सूक्ष्म जीव दोबारा से शरीर में प्रवेश करेंगे असलियत में, ये तो हमने मरे भी डाले थे, निष्क्रिय डाले थे, तो जो शरीर की कोशिकाओं को याद रहेगा कि हाँ ये सूक्ष्म जीव तो हमारे शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुके थे, तो उसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से ये जो निष्क्रिय या मृत जो सूक्ष्म जीवों से जो हमारा प्रतिरक्षी लड़ा था, तो उसको रोग कारकों को नष्ट कर देते हैं। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, हमेशा के लिए। फिर ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। इस प्रकार जो टीका है वो कार्य करता है। तो हमें बचपन में बहुत सारे टीके लगे थे, जैसे हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस। ऐसी बीमारियों को वैक्सीन टीका द्वारा रोका जा सकता है। ये टीका जो है इसकी खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, इसके बाद आते हैं, आपके बचपन में आपको भी अनेक प्रकार के टीके दिए गए होंगे, टीकों के वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं?
तो इसके लिए आप अपने माता पिता से मदद लीजिए कि हमें कौन कौन से टीके लगे थे। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविज़न या समाचार पत्रों पर पोलियो के टीकाकरण के बारे में आता रहता है, तो पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं। तो ये पोलियो जो ड्रॉप्स होती है वो वास्तव में एक वैक्सीन है या वास्तव में एक टीका होता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके कारण विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन होता। काफ़ी पहले एक चेचक की बीमारी फैली थी जो काफ़ी फैल गई थी। उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। जैसे हमारे यहाँ पोलियो के विरुद्ध एक अभियान चलता है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं या पोलियो के टीके लगते हैं। एक तरह से टीका ही है ये पोलियो का। तो इसी तरह से चेचक के विरुद्ध भी विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था। तो ये विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का जड़ से उन्मूलन हो गया, जड़ से खत्म हो गया चेचक। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें, जैसे अभी इसमें बताया था, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की अभी ये पढ़ते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया है। अब ये पढ़ते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए ये किस प्रकार लाभदायक होते हैं। तो उसमें हमने वैक्सीन पढ़ा है, उससे पहले हमने दही बनाना पढ़ा था, उससे पहले औषधि उपयोग पढ़ा था और वाणिज्यिक उपयोग भी पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं मिट्टी की उर्वरता में जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊपन को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु या फिर नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, मंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता की वृद्धि होती है। इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था, देखो कि जो वायु में नाइट्रोजन होती है और जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ों में जीवाणु होते हैं। राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके और वो नाइट्रिक पदार्थ बना देते हैं जिनको पौधे अवशोषित कर लेते हैं और वो मृदा में भी मिक्स हो जाते हैं। तो इससे मृदा में जो है नाइट्रिक पदार्थ होते हैं और पोषक तत्व उससे बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाता है। अब आते हैं हम, ये देखिए ये चित्र है 2.7, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे शैवाल। ये देखिए, तो हमने राइजोबियम पहले देखा था, अब ये है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें जो चित्र ये लिख रखा है ना, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, चित्र 2.7 में, तो ये 2.7 में हम देख रहे हैं। इसके बाद है जो सूक्ष्म जीव वो पर्यावरण को शुद्धिकरण में भी हमारी सहायता करते हैं। ये हम पढ़ते हैं, पर्यावरण के शुद्धिकरण में हमारी सहायता सूक्ष्म जीव किस प्रकार करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात, जो पहले अपने विद्यालय के माली को देखती है और बूझो, और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। जो माली है जो इनके विद्यालय के, उसने एक गड्ढा खोद रखा था और उसमें जो बगीचों से पत्तियां, फल, सब्जियां, इनके जो कचरे होते थे उनको उसमें गड्ढे में डाल देते थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा विघटन उनका वो गल सड़ी गई, जो इन्होंने पत्ते वत्ते डाले थे, और ये खाद बन गई थी, खाद में परिवर्तित हो गया था। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। तो ये इससे पहले ये पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक में मिट्टी से आधा भर दीजिए। गमलों को मिट्टी से आधा भरना है, ए और बी। ए गमले को पौधों के कचरे से भर दीजिए और बी को पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतल या प्लास्टिक के टुकड़े से भर दीजिए। उनको एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद हम देखेंगे क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है। यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है। आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो ये कैसे हुआ, इसका आंसर ये है, देखो
सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पादप अपशिष्ट हैं उनका अपघटन हो गया है और वो खाद में बदल गए हैं। जो पत्तियां वगैरह जो हैं, जो गमला ए है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि ये क्या हो गया इसमें जो पत्तियां वगैरह जो पादप अपशिष्ट थे वो खाद में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रक्रिया में बने पोषक, जो इस प्रक्रिया में क्या बना है, पोषक बने हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। जो ये पोषक बने हैं ये इनको पौधे दोबारा से उपयोग कर लेते हैं। तो अब गमला बी में देखेंगे। अब हम गमला बी में जो पॉलीथीन की थैली, कांच और खाली बोतलें हमने डाली थी, खिलौने के टूटे हुए टुकड़े डाले थे, तो वो इस प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो खाद में परिवर्तित नहीं हुए हैं, उनका कोई अपघटन नहीं हुआ है, सूक्ष्म जीवों का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ है। तो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को गलते सड़ते देखते होंगे, आप। इसके बाद है कभी कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में भी हम देखते हैं कि जंतु हैं वो भी सड़ जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। कई बार देखते हैं कि गले सड़े जो जीव हैं कई बार मर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मान लो कहीं सड़क के किनारे पड़े हों या उससे कहीं ऐसे क्षेत्र में पड़े हों जो हमें रोज़ नज़र आता हो, तो हम देखते हैं कि एक दिन तो वो जानवर पड़ा है, दूसरे दिन थोड़ा सा उसमें से कुछ हिस्सा खत्म है, तीसरे दिन और ख़त्म है, चौथे दिन तो 10-15 दिन बाद हम देखते हैं उस जंतु वहाँ पर मिलेगा ही नहीं, सिर्फ उसकी हड्डियाँ ही दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, वो कहाँ चले जाते हैं? मरे हुए भी होते हैं, चल भी नहीं सकते, तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो इसका कारण है कि जो सूक्ष्म जीव है या फिर मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और ऐसे पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, सरल पदार्थों में, जो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो ये मिट्टी में मिक्स होने के बाद ये जो पदार्थ हैं, सरल पदार्थ, ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हानिकारक और जो दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं उनको निम्नीकरण करने, उनको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो गले सड़े जीव जंतु हैं वहीं पर पड़े रहते और उनमें दुर्गंध आती और बीमारियां फैल सकती थी। तो यहाँ तक हमारे जो है सूक्ष्म जीवों का जो लाभदायक कार्य है वो यहाँ तक पूरे टॉपिक सारे पूरे हो जाते हैं। ये पेज नंबर 22 पर है। इसके बाद हम हानिकारक सूक्ष्म जीव नए वीडियो से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मेरे सारे वीडियो देखिए, अच्छे से समझ ली और मेरे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।